Hello everyone, welcome back to your own YouTube channel that is Governance and Grammar by गरिमा। पिछली वीडियो में हम लोगों ने चैप्टर 1 को कवर किया ज्योग्राफी के दैट इज रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट और इस वीडियो में हम लोग ज्योग्राफी के चैप्टर नंबर 2 की बात करेंगे फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज। फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज को शुरू करने से पहले हमें ये चीज पता होनी चाहिए जो हमारी एनसीईआरटी बुक है ना उसके अंदर शॉर्ट किया गया है इस चैप्टर को कुछ मतलब वो क्या किया गया है सिर्फ ऊपर ऊपर की बात कर दी गई है अंदर फैक्ट्स अंदर डिटेल्स जो वो सब हटा दिया गया है। हम पेपर के लिए पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये इस चीज को रिलाई नहीं कर सकते इस चीज पर कि वो डिटेलिंग नहीं आएगी उतनी डिटेल में ना जाकर बट हाँ 10th क्लास के स्टूडेंट को जितनी डिटेल होनी चाहिए उस डिटेल के अनुसार थोड़ा थोड़ा हम इस वीडियो में कवर करेंगे। अब इस वीडियो में जिस जिस टॉपिक को हम लोग कवर करेंगे वो कंटेंट्स यानी कि इस वीडियो के रहेंगे डेफिनेशन ऑफ फ्लोरा एंड फौना। इंडिया में फ्लोरा एंड फौना की बात करेंगे हम लोग स्पीशीज के बारे में बात करेंगे फ्लोरा एंड फौना डिप्लीट क्यों हो रहा है उनको कंजर्व कैसे किया जाएगा वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन का जो एक्ट है इम्पोर्टेंट है आपका पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट है और जो कम्युनिटी है यानी कि आप है मैं हूँ हम सब हैं एक कम्युनिटी का हिस्सा है हम सबका क्या बेसिक रोल है इसको कंजर्व करने में। तो आइए शुरू करते हैं और शुरू करने से पहले एक बात को फिर से ध्यान रखते हैं चैप्टर को आराम से सुनेंगे और आराम से समझेंगे क्योंकि हमें चैप्टर को समझना है रखना नहीं। शुरू करने से पहले मैं बात करूं सबसे पहले व्हाट इज फ्लोरा। फ्लोरा क्या है? फ्लोरा इकोसिस्टम के अंदर जो भी प्लांट लाइफ है यानी कि एक एरिया के अंदर एक कंट्री के अंदर एक किसी भी स्पेसिफाइड डेजिग्नेटेड एरिया के अंदर की बात करूं मैं तो जो भी प्लांट लाइफ है वो क्या है जो अपना फूड खुद बनाते हैं सनलाइट और फोटोसिंथेसिस के थ्रू जो रेस्ट ऑफ इकोसिस्टम जिन पूरा का पूरा इकोसिस्टम जिन पे डिपेंडेंट रहता है वो क्या है फ्लोरा है। और जो सारी एनिमल लाइफ है जो मैमल्स है हमारे हमारे रेप्टाइल्स हैं और एनी सॉर्ट ऑफ एनिमल वो किस में आता है फौना के फ्लोरा एंड फौना। इंडिया के बारे में अगर बात करूं अच्छा एक चीज और भी ध्यान रहे कि देखो फ्लोरा और फौना से हमें एक चीज और पता होनी चाहिए कि हमारा जो अर्थ है देखो कितने मिलियंस ऑफ लिविंग लिविंग बींग्स यहाँ पर रहते हैं चाहे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है बैक्टीरिया यानी कि जो न्यूक्लियाइज से दिखते भी नहीं है वो भी। और फ्लोरा की बात करें तो बनियन ट्री है इतना बड़ा विशाल बनियन ट्री मैं अभी कल देख रही थी कलकत्ता वेस्ट बंगाल के साइड पर ग्रेट बनियन करके ट्री है पता नहीं कितने एकड़ ऑफ लैंड में वो स्प्रेड हो रखा है उसकी जो टहनियां है वो नीचे धरती पे आना शुरू हो गई बट वो एक सिंगल पेड़ है जिसने पूरा फॉरेस्ट की तरह की तरीके से कवर किया हुआ है पूरे फॉरेस्ट कवर ले रखा है और जबकि वो फॉरेस्ट नहीं है वो द ग्रेट बनियन सिंगल बनियन ट्री ही है। इसके अलावा देखो एक होता है बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी क्या होता है इन लोगों का इंटरडिपेंडेंस का जो नेटवर्क होता है फ्लोरा एंड फौना का जो इंटरडिपेंडेंस का जो नेटवर्क होता है उसको हम लोग बायोडाइवर्सिटी का नाम दे सकते हैं। इंडिया फ्लोरा एंड फौना इंडिया के अंदर बात करें सेकंड टॉपिक जो हमारा था इंडिया इज वन ऑफ द वर्ल्ड्स रिचेस्ट कंट्रीज इन टर्म्स बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी अभी मैंने बताया इतनी सारी डाइवर्सिटीज है यहाँ पर और वर्ल्ड की लगभग 7.5 या फिर 8% ऑफ स्पीशीज आप कह सकते हैं जो हमारे इंडिया में पाई जाती है वर्ल्ड के रिचेस्ट बायोलॉजिकल डाइवर्सिटीज में से ये at least 10% of India's recorded wildlife flora and 20% of its mammals are on the threatened list। और यहाँ पे थ्रेटन इतने प्लांट्स और एनिमल्स हो चुके हैं इतने फ्लोरा एंड फौना थ्रेटन हो चुके हैं यानी कि जो एंडेंजर्ड हो चुके हैं। अभी एंडेंजर्ड क्या होता है इसको मैं आगे डिटेल में बताऊंगी लेकिन उससे पहले एक चीज आप लोगों को जो मैं बात करी थी लगभग लगभग अगर फौना की बात करूं मैं यानी कि प्लांट स्पीशीज की बात करूं देयर आर 81,000 ऑफ स्पीशीज ऑफ फौना दैट इज फाउंडेड ओनली इन इंडिया। और प्लांट्स की सॉरी एनिमल्स की बात मैं करूँ तो 81,000 स्पीशीज ऑफ फौना। और अगर यही बात फ्लोरा की करूँ जो प्लांट्स की बात है तो ऑलमोस्ट 47,000 स्पीशीज जो है इंडिया के अंदर पाई जाती है जिसमें से 15,000 स्पीशीज जो है वो किसकी हैं फ्लावर्स की हैं एंड दैट इज एंडेमिक। ठीक है अभी एंडेमिक भी क्या है ये भी आप लोगों के लिए एक सस्पेंस है क्योंकि आगे इसको हमने डिटेल में पढ़ना है। आगे एक बात करें तो हमारे मैमल्स जैसे बहुत सारे हमारे
टाइगर है, चीता चीता तो बिल्कुल मतलब एक्सटिंग्विश सही हो गया, बिल्कुल एंडेंजर्ड छोड़ो एक्सटिंग्विश ही हो चुका है चीता तो। ऐसी स्पीशीज हमारे पास बहुत सारी हैं, यानी कि बाइक महुआ एक होता है पहाड़ी एरिया में पाया जाता है, या फिर कई कई हम घास देखते हैं, नॉर्मल जो घास होता है, सिर्फ इकलौता यही घास नहीं है अवेलेबल हमारे इंडिया में, इस घास की इतनी वैरायटी थी, बट वो भी अब क्या हो चुकी है, एक्सटिंक्ट हो चुकी है। एक बक होती थी, दैट वाज पिंक हेडेड बक, हेडेड बक भी जो है अब वो खत्म हो चुकी है यहाँ से, तो एक्सटिंक्ट हो चुकी है, यानी कि क्रिटिकल हो चुकी है, हो चुकी है, सिचुएशन उनकी इतनी क्रिटिकल है कि वो खत्म ही बराबर हो चुके हैं। अच्छा, फॉरेस्ट कवर की भी बात अगर हम मैं कर लेती हूँ इसके अंदर, फॉरेस्ट कवर ये देखो, टोटल फॉरेस्ट कवर जो है 24.01% का टोटल फॉरेस्ट कवर है, जिस यानी कि 78.92 मिलियन हेक्टेयर की बात मैं करूँ तो ये इंडिया का फॉरेस्ट कवर है। उसके अंदर से जो डेंस फॉरेस्ट है, जो बहुत घने जंगल है, दैट इज 12.24% है सिर्फ। अच्छा, ओपन फॉरेस्ट है जो, वो 8.99% रहेंगे, और मैनग्रोव्स यानी कि कोस्टल एरियाज वगैरह वाले जो है, वो 0.14% जो है अवेलेबल है। अच्छा, चलिए आगे आते, अच्छा इसके अलावा अ, हमारे पास नेचुरल फॉरेस्ट और प्लांटेशन का डिफरेंशिएशन अभी हमारे पास डेटा, जो सरकारी डेटा है वो अवेलेबल नहीं है। उसके बाद मैं बात करूं स्पीशीज की, इस स्पीशीज को डिफरेंशिएट किसने किया, क्लासिफाई किसने किया, दैट इज इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, IUCN जो है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज, IUCN ने क्या किया है, स्पीशीज बताई है, 6 तरीके की स्पीशीज जो है हम लोगों को बताई हैं, और वो 6 तरीके की स्पीशीज सबसे पहले आती है नॉर्मल, देन एंडेंजर्ड, वल्नरेबल, रेयर, एंडेमिक और एक्सटिंक्ट। इन सबका एग्जांपल भी दूंगी मैं अपने आसपास, देखो देखते हो इनको, या जिनको नहीं देखते आपको पता रहेगा व्हाट इज नॉर्मल। नॉर्मल है सर्वाइवल तो बहुत नॉर्मल है एग्जांपल, अगर नॉर्मल स्पीच का एग्जांपल दूं मैं स्पीशीज का, तो दैट इज कैटल, बहुत सिंपल। या पाइन ट्रीज होती हैं हमारे आसपास, नॉर्मली हमें दिख जाती हैं, डॉग्स हैं, ठीक है। अच्छा, एंडेंजर्ड, जिनके ऊपर डेंजर है किसका, एंडेंजर्ड है जिसके ऊपर डेंजर है किसका, एक्सटिंक्शन का, यानी कि खत्म होने का डेंजर है, जैसे कि मुद्दा, बड़ा स्ट्रॉन्ग मुद्दा, किसका मुद्दा आप लोग मुझे खुद बताएंगे, किसका मुद्दा है, ब्लैक बक जो है, क्या है, एक्सटिंक्शन, एंडेंजर्ड स्पीशीज, एक्सटिंक्शन की वर्ज पे है, इट इज एन एंडेंजर्ड स्पीशीज, जो कि हमारे हरियाणा का बहुत बड़ा मुद्दा पाया जाता है, कई कम्युनिटीज के लिए ये पूजनीय भी है। आज पूजनीय क्यों है उसका भी इस चैप्टर में आपको एंड में मैं डिटेल दूंगी। नेक्स्ट आता है वल्नरेबल स्पीशीज, वल्नरेबल स्पीशीज वो क्या है, वो एंडेंजर्ड कैटेगरी में आने वाले हैं, यानी कि अभी एक्सटिंक्शन से तो ज्यादा पड़ा है, मतलब उनका जो क्वांटिटी ऑफ दो आने में उसमें एक्सटिंक्शन से ज्यादा है, लेकिन वल्नरेबल है कि भी एंडेंजर्ड में आ सकते हैं, कभी वो एक्सटिंक्ट हो सकते हैं, जैसे कि गैंगेटिक डॉल्फिन है, या फिर एशियाटिक एलिफेंट है, या फिर आपका ब्लू शीप है, ये सब एनिमल्स जो है ये वल्नरेबल कैटेगरी में आपके पास आ गए हैं। नेक्स्ट आता है बच्चे आप लोगों का रेयर स्पीशीज, रेयर बहुत स्मॉल पॉपुलेशन ऑलरेडी है, और ऑब्वियसली स्मॉल है उसके बावजूद भी या तो वल्नरेबल है या फिर एंडेंजर्ड है, जैसे कि हिमालयन ब्राउन बियर, एशियाटिक बफलो, ये जो है रेयर में आता है। उसके बाद आता है एंडेमिक, अभी स्टार्टिंग में पढ़ा था ना, एंडेमिक इज फाउंड इन अ पर्टिकुलर एरिया, जो सिर्फ एक पर्टिकुलर एरिया में ही पाए जाते हैं, जैसे कि आइसोलेट, जो नेचर की वजह से आइसोलेट हो गया, फॉर एग्जाम्पल सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है, मैं अभी मैंने पिछली एक वीडियो में बताया था अपनी, मैं पिछले साल अंडमान निकोबार होकर आई, अंडमान निकोबार में मैंने कुछ ऐसी पिजन की स्पीशीज देखी, कुछ ऐसे पेड़ देखे जो मुझे अपने आसपास पहाड़ी एरिया में भी, अपने प्लेन्स में नहीं देखने को मिले। सी एंडेमिक स्पीशीज जैसे मैं अभी बता रही हूँ, निकोबार पिजन जो है, या फिर अंडमान टीन है, वो क्या है, एंडेमिक स्पीशीज में आता है, एक्सटिंक्ट स्पीशीज। रिसर्च कर ली, ढूंढ लिया, सब कुछ कर लिया भाई, वो लोकल एरिया, कंट्री, एंटायर ढूंढ लिया, नहीं मिला, दैट इज एशियाटिक चीता।
ठीक है, मैंने अभी बताया पिंक हेडेड डक कह लो, एशियाटिक चीता कह लो, ये खत्म हो चुके हैं, इनको हम ढूंढने से भी ये नहीं। एशियाटिक चीता की अगर मैं बात करूं तो आप लोगों को एशियाटिक चीता के बारे में थोड़ी सी चीज पता होनी चाहिए। 1952 में एक्सटिंक्ट हो गया था इंडिया से। उसके बाद ये फास्टेस्ट लैंड एनिमल था चीता, जो था कैट फैमिली का था। 112 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे एशियाटिक चीता जो है वो भाग सकता था। उसके बाद चीतास एशिया और अफ्रीका में बहुत पहले पाए जाते थे 20th सेंचुरी तक, लेकिन अब एक्सटिंक्ट हो चुका है क्योंकि उनके हिसाब का खाना और उनका हैबिटेट नहीं मिल पा रहा। हम लोगों ने इतना अपने एनवायरनमेंट को एक्सप्लॉइट कर दिया, इतना खराब करके रख दिया कि अब उनको वो तसल्ली मिल ही नहीं पा रही, उनको वो जगह मिल ही नहीं पा रही। और 1952 में ध्यान रहे कि एशियाटिक चीता जो है वो इंडिया से क्या हो चुका था, एक्सटिंक्ट हो चुका था। बात मैं करूं डिप्लीशन ऑफ फ्लोरा एंड फौना, डिप्लीशन यानी कि कम होना क्यों हो रहे हैं। सबसे पहले एग्रीकल्चरल एक्सपेंशन। भाई एग्रीकल्चर की एरिया जो है, फॉरेस्ट सर्वे ने हमें बताया कि लगभग पिछले कुछ टाइम के अंदर अंदर इंडिया में 26,000 किलोमीटर स्क्वायर का जो एरिया है वो क्या हो चुका है, वो फॉरेस्ट से एग्रीकल्चर लैंड में कन्वर्ट किया। एनरिचमेंट प्लांटेशन, जिससे पैसा आने की तरीके हों वो प्लांटेशन। लार्ज स्केल डेवलपमेंट, डेवलपमेंट इतनी ज्यादा हो चुकी है कि अगर 1951 में 5,000 किलोमीटर स्क्वायर एरिया डैम्स बनाने के लिए फॉरेस्ट को खत्म कर दिया गया। एक नर्मदा बचाओ आंदोलन, नर्मदा सागर प्रोजेक्ट बना था मध्य प्रदेश के अंदर, उसके अंदर लगभग 40,000 हेक्टेयर ऑफ फॉरेस्ट लैंड को है वो खत्म कर दिया गया। और ये तो बहुत बड़े बड़े एग्जाम्पल है, आपके आसपास भी यहाँ डैम्स बनने हो, उनकी अगर हम बात करें तो वो बहुत एरिया को खत्म करते हैं। माइनिंग, इंसान माइनिंग करके सत्यानाश कर रहा है। हम लोग उसमें हम लोगों ने क्या कर रखा है, और ह्यूमन एक्टिविटीज कुछ ऐसी हैं जैसे कि हम लोग डोलोमाइट की माइनिंग कर लेते हैं। डोलोमाइट बुक्सा टाइगर रिजर्व वेस्ट बंगाल के पास में है, उन्होंने खराब कर दिया। ग्रेजिंग है, ओवर ग्रेजिंग करवाने शुरू हो गए। अनइक्वल एक्सेस टू रिसोर्सेज का मतलब ये है कि भाई किसी को तो बहुत ज्यादा अवेलेबल है, किसी को कोई रोक टोक ही नहीं है, और किसी को बहुत ज्यादा रोक टोक है, उसकी बात आएगी। अच्छा, अब इन चीजों का नुकसान भी तो होगा ना कुछ। नुकसान क्या होगा, देखो मैंग्रोव फॉरेस्ट खत्म हो चुके हैं, अर्थ का पानी खराब हो चुका है, अर्थ का मतलब जो हमारा एनवायरनमेंट है वो खराब हो चुका है, वेटलैंड्स हमारे ड्रेन आउट हो चुके हैं, बारिशें हमारे को प्रॉपर यहाँ मिलती नहीं है, नेचुरल फॉरेस्ट जो है हमारे खत्म हो चुके हैं, स्पीशीज हमारी एक्सटिंक्शन और एंडेंजर्ड हो चुकी है, एक्सटिंक्ट हो चुकी है। उसके अलावा हम लोगों को देखा जाए तो इतनी गर्मी, इस साल इतनी गर्मी पड़ी है, आज तक कभी इतनी गर्मी देखी है? 47 डिग्री 48 डिग्री टेम्परेचर कभी देखा है? कभी नहीं देखा था आज तक, अपने पेरेंट्स से पूछ के देखना। लेकिन अब क्यों, ये हमारे रीजन ही है ना कि हम लोग अपने रिसोर्सेज को डिप्लॉयट करते जा रहे हैं, फ्लोरा को खत्म कर रहे हैं अपने, तो उससे क्या हो रहा है, ये नुकसान हमारे देखने को मिल रहे हैं। उसके अलावा कल्चरल डाइवर्सिटी का भी नुकसान हो रहा है हमारे को, मतलब नेचुरल कैलेमिटीज आ रही है हमारे पास, कल्चरल एरिया जो है वो खत्म हो रहा है। क्यों, क्या मतलब पहले क्या होता था, औरतों को अपने आस घर के आसपास, हम बहुत एडवांस्ड एरियाज में बैठे हैं, बट आज भी कई जगहों पर ऐसे है कि गांव है जहाँ पे औरतों को अपना खाना पानी, जो फ्यूल है, जो मतलब यानी कि लकड़ी है, फॉर्डर है, थारा जो होता है वैसे होता है, इकट्ठा करना पड़ता है। अब उनको पता नहीं कितनी दूर दूर जाना पड़ता है औरतों के लिए, और ज्यादा नुकसानदायक हो चुकी है चीज। टॉपिक करते हैं कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ इन इंडिया। क्या जरूरी है, सबसे पहले बात, व्हाई डू वी नीड इट, कंजर्वेशन की जरूरत क्या है। जब तक हमें जरूरत नहीं पता होगी हम कोई काम करेंगे ही नहीं। और ये चैप्टर आप लोगों के सिलेबस में डालेंगे, सीबीएसई का सिर्फ एक ही मुद्दा है, ताकि आप लोग थोड़े पढ़े लिखे बने और इस चीज को नेचर की जरूरत के अनुसार आगे लें। Why do we need it? Conservation preserves the ecological diversity and our life support system, जैसे कि water, air, soil इनको preserve करता है। Species इनकी breeding इनमें भी बहुत ज्यादा हेल्प करता है, जैसे कि ट्रेडिशन क्रॉप वेराइटीज, जो पुराने क्रॉप्स थे वो खत्म हो चुके हैं, या फिर फिशर्स ऑन एक्वेटिक बायोडाइवर्सिटी, फिशिंग जो वेराइटीज थी वो भी खत्म होती जा रही है। तो ऐसी चीजों को रोकने और सेव करने के लिए हमें इसकी जरूरत है। स्टेप्स टेकन फॉर कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, स्टेप्स लिए गए 1960s और 1970s में। जो कंजर्वेशनिस्ट थे, जिन्होंने ये रिसोर्सेस को कंजर्व करने की डिमांड की थी,
उन लोगों ने बोला कि भैया मैं एक एक्ट बना रहा हूँ, उस एक्ट को लीगल बना रहा हूँ, तो भैया वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन प्रोग्राम बना रहा हूँ कि कोई भी अब क्या करेगा, पोचिंग या हंटिंग नहीं करेगा, जानवर को मारेगा नहीं या फिर उसके खाल उधेड़ने के लिए उसको से कुछ नहीं करेगा। मानी गई और 1972 में इस एक्ट को पारित किया गया, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट बनाया गया 1972 में, इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन 1970। इसका क्या काम था, रिमेनिंग जो पॉपुलेशन जो एंडेंजर्ड है उसको पोचिंग और हंटिंग से बचाना, उनको अपना प्रॉपर हैबिटेट देना। गवर्नमेंट जो है वो सेंचुरीज बना वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज बनाएगी, सेवरल प्रोजेक्ट्स एनिमल्स को सेव करने के लिए प्रोजेक्ट्स बनाएगी, जैसे कि भाई ट्रेड भी बंद कर देगी, हंटिंग को प्रबान कर देगी। इसी क्या किया गया, लिस्ट बनाई गई ऐसी स्पीशीज की जो एंडेंजर्ड हो रही हैं, जो खतरा है, उनकी लिस्ट बनाई गई। उसके बाद हंटिंग को बैन किया गया, उनका ट्रेड बंद किया गया, उनको लीगल प्रोटेक्शन दिया गया, नेशनल पार्क्स और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज बनाए गए, कुछ प्रोजेक्ट्स भी बनाए गए। उसमें से सबसे टॉप पर था प्रोजेक्ट टाइगर। और 1990 पहले तो ये सिर्फ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट था कि 1991 में कुछ प्लांट स्पीशीज को भी इसके अंदर ऐड कर दिया गया एंड अप्रोक्सीमेटली प्लांट स्पीशीज को इसके अंदर ऐड किया गया। जो प्रोजेक्ट चलाया और जो बहुत ज्यादा फेमस प्रोजेक्ट रहा इनका गवर्नमेंट का, दैट इज प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में लॉन्च किया गया। तो प्रोजेक्ट टाइगर्स फ्रॉम बिकमिंग एक्सटिंक्ट, कीस्टोन था ये फॉनल वेब का, बहुत ज्यादा खत्म हो रहे थे टाइगर्स। इनको पता चला 20th सेंचुरी में, मतलब उस सेंचुरी 20th सेंचुरी के टाइम पर गवर्नमेंट ने रियलाइज किया, क्या रियलाइज किया कि भाई जो अथॉरिटीज उन्होंने रियलाइज किया कि टाइगर पॉपुलेशन जो है पिछले कुछ टाइम में 55,000 की थी और 1800 की ही रह गई है। ये तो खत्म हो जाएंगे, तो इनको बचाने के लिए रीजन देखते हैं कि इनका हैबिटेट खत्म हो रहा है, श्रिंकिंग हैबिटेट है, इनके पास खाना पीना नहीं है, ह्यूमन पॉपुलेशन को नुकसान दे रहे हैं। तो इन्होंने क्या किया, बिगर बिगर मैमल्स पे फोकस करने की जगह इन्होंने छोटे से शुरू किया। जो उनके बच्चे थे, कब्ज वगैरह, उनसे शुरुआत कर दी गई। इंडिया और नेपाल दोनों एरियाज हमारे ऐसे हैं जहाँ पे 2-3 सर्वाइवल टाइगर पॉपुलेशन जो है वो मिल जाती है। और वेल पब्लिश्ड, ये जो बात सारी इम्पोर्टेंट है, वेल पब्लिश्ड है, ये 1973 में चला। और 1985 में 4,002 टाइगर्स थे और 1989 में विद इन 4 साल 43,4334 टाइगर्स हमारे पास हो गए। लेकिन 1993 में फिर से पॉपुलेशन जो है वो ड्रॉप होना शुरू होगी, दैट इज 3600 तक पहुंच गई। 2014 में ये पॉपुलेशन 2226 के आसपास थी। एंड इंडिया में देयर आर 39 टाइगर रिजर्व्स, जैसे कि फॉर एग्जांपल कॉर्बेट नेशनल पार्क है उत्तराखंड के अंदर, सुंदरबन नेशनल पार्क है वेस्ट बंगाल के अंदर, बंधवगढ़ है मध्य प्रदेश के अंदर और सरसा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है राजस्थान के अंदर, और बहुत सी हैं। ये इसकी रिक्वायरमेंट हमें मैप के टाइम पे बहुत ज्यादा पड़ेगी। आगे आए बच्चे, टाइप्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज। फॉरेस्ट किस किस टाइप की हैं, फॉरेस्ट जो है वो 3 टाइप के हैं। वेरी फर्स्ट वन इज रिजर्व फॉरेस्ट। रिजर्व फॉरेस्ट का क्या कंसेप्ट है, रिजर्व फॉरेस्ट इज, हाँ जी, तो रिजर्व फॉरेस्ट की बात करें, रिजर्व फॉरेस्ट ओन बाय द गवर्नमेंट होते हैं, ह्यूमन एक्टिविटीज अलाउड नहीं होती, यानी कि कैटल्स को ग्रेज नहीं करवा सकते हम। और हाफ ऑफ द फॉरेस्ट लैंड जो है वो रिजर्व फॉरेस्ट में डिक्लेयर कर दी गई है, ताकि जो है इनका मेन मुद्दा है कंजर्वेशन, कंजर्व करना, जो स्पीशीज को कंजर्व करना है वो मेजर मुद्दा इनका रहे। उसके अलावा जैसे कि जम्मू कश्मीर, आंध्र प्रदेश, उत्तराखंड, केरला, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल, महाराष्ट्र, इन एरियाज के जो फॉरेस्ट है उनको क्या किया दिया गया, रिजर्व फॉरेस्ट में घोषित कर दिया गया। गवर्नमेंट ओन करती है, लोकल लोगों को कुछ टाइम के लिए आना अलाउड होता है, अपना फ्यूल लो, फूड लो, ग्रेजिंग करवाओ और ले जाओ अपने कैटल्स को। यहाँ पे आप अपनी मर्जी से कटिंग वगैरह फालतू की नहीं कर सकते। फ्यूल जितनी थोड़ी बहुत एरिया जो गवर्नमेंट ने आपके लिए छोड़ रखा है उसको वहां से फ्यूल ले लो, जैसे कि हरियाणा, पंजाब, उड़ीसा के अंदर ये पाए जाते हैं, हिमाचल प्रदेश और राजस्थान के अंदर भी पाए जाते हैं। ठीक है, अनक्लास फॉरेस्ट ये क्या है, प्राइवेट गवर्नमेंट दोनों के हैं, आम जनता और गवर्नमेंट दोनों के हैं। इसके अंदर सारी ह्यूमन एक्टिविटीज अलाउड है, जैसे कि गुजरात और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के अंदर जो है स्पेसिफिकली पाए जाते हैं। रिजर्व फॉरेस्ट और प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट जो इकट्ठे फर्स्ट और सेकंड कैटेगरी है फॉरेस्ट की, इनको जब एकदम काउंट करें तो इनको परमानेंट फॉरेस्ट बोलते हैं। इन दोनों को क्या बोलते हैं, परमानेंट।
और मध्य प्रदेश के अंदर मैक्सिमम फॉरेस्ट कवर है जो परमानेंट फॉरेस्ट के अंदर आता है, यानी कि 75% मध्य प्रदेश का जो एरिया है वो उसके अंदर आता है परमानेंट फॉरेस्ट के अंदर। नेक्स्ट टॉपिक बच्चे इंपॉर्टेंट और लास्ट टॉपिक रहेगा वैसे तो ये हमारा, पर ये थोड़ा डिटेल में पढ़ना है, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में इस बार आने के चांसेस पूरे हैं। Community and conservation, local communities जो है struggling to conserve their habitats along with the government officials, क्या कर रहे हैं, जो नेशनल फॉरेस्ट की डिस्ट्रक्शन हो रही है उसको रोक रहे हैं ट्राइबल कम्युनिटीज के साथ, डिस्ट्रक्शन को रोकना, प्रेस्ट करना, कुछ और स्ट्रगल्स करना, ये सब जो काम है वो क्या कर रही है ये गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के साथ मिलके जो है ट्राइबल लोग कर रहे हैं। प्रोटेस्ट एंड स्ट्रगल ऑफ लोकल कम्युनिटीज, अगर लोकल कम्युनिटीज की बात मैं करूं, सरिस्का टाइगर रिजर्व राजस्थान के अंदर विलेजर्स ने माइनिंग के अगेंस्ट बोला कि भैया वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन के अकॉर्डिंगली माइनिंग गलत है, होगा। राजस्थान के अंदर भी 5 विलेजेस जो अलवर के थे उन्होंने 1200 हेक्टेयर लैंड को अपनी तरफ से भैरवदेव डाकव सेंचुरी के तौर पे वो कर दिया कि भाई ये हम अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस हमारे अपने होंगे, इसके अंदर कोई नहीं आएगा। तीसरा, आप शुरू से सुनते हैं सक्सेसफुली सुंदरबन जो चिपकू मूवमेंट हुई थी हिमालयाज के अंदर, डिफॉरेस्टेशन और कम्युनिटी एफॉरेस्टेशन के, हम तो पेड़ लगाएंगे, पेड़ों को काटने नहीं देंगे। बीच बचाओ आंदोलन, तेहरी और नवधन्या फार्मर्स जो थे उन्होंने एडिक्वेट लेवल्स ऑफ डाइवर्सिफाइड क्रॉप प्रोडक्शन ढूंढे अपने आप और सिंथेटिक केमिकल्स के बिना और इकोनॉमिकली वायबल रिसोर्सेस को ध्यान में रखते हुए उन्होंने काम किया। अच्छा, नेक्स्ट जो टॉपिक आएगा बच्चे वो बहुत इम्पोर्टेंट है, अलग से भी आ सकता है। पांचवा, जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट, JFM शॉर्ट में देंगे, सीबीएसई वाले बहुत शरारती हैं। लोकल कम्युनिटीज क्या करती हैं, डिग्रेडेड फॉरेस्ट को क्या करेंगी, रिस्टोर करेंगी। 1988 में जैसे उड़ीसा की जो स्टेट है इन्होंने फर्स्ट रेजोल्यूशन पास किया जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट, इसके अंदर गवर्नमेंट के साथ जो लैंड्स है उनका ध्यान रखने के लिए आम जो जनता है वो भी साथ देगी। नॉन टिम्बर, सिर्फ लकड़ी के अलावा भी फायदे जो है इन्होंने इससे लेने थे। अच्छा, नेक्स्ट आते हैं सेक्रेड ग्रोव ऑफ द फॉरेस्ट ऑफ गॉड एंड गॉडेसेस, स्टार्टिंग में बताया था। जैसे कि अब हम पीपल देवता, वन बड़ का पेड़ देवता, हम लोगों ने क्या कर रखा है, तो रिलीजन को जोड़ रखा है। ये पुराना कंसेप्ट है, जिस चीज को बचाना होता था ना उस चीज को रिलीजन से जोड़ दिया जाता ना, ये चलता आ रहा है। सेक्रेड ग्राउंड फॉरेस्ट अभी भी ट्रेडिशन में है, जैसे कि छोटा नागपुर प्लेट्यू अगर एरिया में बात करूं तो महुआ जो एक मैंने बताया जो एंडेंजर्ड है उसको मुंडास और संथल लोग जो है भगवान की तरफ पूजते हैं। सिमिलरली जो उड़ीसा और बिहार के लोग हैं वो टेमरिंड और नाइन को बहुत वेडिंग रिचुअल्स में रखते हैं। जैसे हम लोग भी आम आम की पत्तियां हमें हवन के टाइम पे चाहिए, हमें हर जगह आम चाहिए होता है, हमने नवरात्रों में पूजा करनी है उसमें आम चाहिए होता है। जनरल पीपल और बनियन ट्री जो है वो तो सेक्रेड, मैंने अभी स्टार्टिंग में बोल दिया, बड़ का पेड़ और पीपल का पेड़ तो सेक्रेड माना ही जाता है। अच्छा, ये पीपल के अंदर भूत होता है, ये कंसेप्ट भी वहीं से आता था कि कोई पीपल ना काटे, क्योंकि पीपल सबसे ज्यादा ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है और उसको ना काटने के लिए ये कंसेप्ट लाया गया है, पीपल के अंदर भूत भूत होता है। मंकीज जो है वो हनुमान जी के सिलिंग माने जाते हैं तो इसलिए उनको भी बचाया जाता है। अच्छा, बिश्नोई विलेजेस मैंने बताया तुम्हें अभी, ब्लैक बुक की जब मैं बात करी थी, चिंकारा, नीलगाय, पीकॉक, ये सब जो है ये बहुत ज्यादा सेक्रेड माने जाते हैं इन एरियाज में। और इसके वजह से क्या है, सेक्रेड ग्रोव्स ये इनिशिएटिव है आम जनता के तरफ से, क्या किस चीज के लिए, इन चीजों को, फ्लोरा और फौना को बचाने के लिए। अब एक थोड़े टाइम बाद एक वीडियो आएगी जिसके अंदर इस चैप्टर के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं हम लोग डिस्कस करेंगे, जैसे फॉरेस्ट कंजर्वेशन गवर्नमेंट ने क्या क्या किया, एशियाटिक चीता के बारे में क्वेश्चन आता है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन का जो क्वेश्चन है वो बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है। उसके अलावा JFM का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट माना जाता है, फॉरेस्ट डिप्लीशन का, कंजर्वेशन का, ये सब क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट माने जाते हैं इनको मैं डिटेल में करवाऊंगी और एक एक क्वेश्चन को समझाऊंगी भी। एंड आई होप चैप्टर समझ आ गया होगा। चैप्टर समझ आया होगा तो अच्छे से रटा नहीं होगा, समझा होगा, और समझा होगा तो हमारे जो दिमाग का दिल है वो भी क्या हो गया होगा, गार्डन गार्डन हो गया होगा। सो थैंक यू सो मच एंड स्टे ट्यून फॉर watching the next video of economics chapter 1. Thank you. Keep watching.